प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारी हर रोज की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। चाहे वो प्लास्टिक की थैलियाँ हो या प्लास्टिक की बोतल या कोई भी खाने की चीज ही क्यों ना हो, सब चीजें ज्यादातर प्लास्टिक में ही भरी हुई होती है। खाने पीने के बाद बाकी बचे प्लास्टिक को हम कहीं पर भी फेंक देते हैं। क्या आपको पता है हमारा फेंका हुआ कचरा कहाँ जाता है? क्या फेंका हुआ वो प्लास्टिक कभी भी रिसाइकल होता है? उस प्लास्टिक के साथ क्या किया जाता है? ये बात जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि जो प्लास्टिक आप इस्तेमाल करके फेंक रहे हो वही प्लास्टिक कुछ अरसे बाद आपकी खुराक के जरिए आपके शरीर में जाकर बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। जी हाँ, साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से एक आम इंसान एक पूरे हफ्ते के दौरान 5 ग्राम प्लास्टिक निगल रहा है या 5 ग्राम प्लास्टिक खा रहा है। 5 ग्राम यानी एक क्रेडिट कार्ड के जितना प्लास्टिक। इंसान द्वारा निगला हुआ यही प्लास्टिक आगे जाकर कैंसर, बांझपन, सांस लेने में तकलीफ और बहुत सी बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बनता है। वो बीमारियां जो आजकल हमारे आसपास के लोगों में आम पाई जाती है। लेकिन ये प्लास्टिक किस तरह इंसानी खुराक का हिस्सा बनता है? इस बात पर बहुत सी रिसर्च ये कहती है कि औसतन एक शख्स हर हफ्ते प्लास्टिक के 1769 पार्टिकल सिर्फ बोतल के अंदर रखे हुए पानी या प्लास्टिक के किसी आम नल से पानी पीकर अपने शरीर में पहुंचा रहा है। इसके अलावा सी फूड खाने से भी प्लास्टिक के पार्टिकल्स हमारे शरीर में चले जाते हैं। अब ये सारी बातें बताकर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये प्लास्टिक पोल्यूशन कैसे हमारी नीली धरती को खराब करने के साथ साथ कैसे हम इंसानों के शरीर को खराब करके हमें धीरे धीरे शमशान घाट तक पहुंचा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया में प्लास्टिक को यूज करने के बाद कहीं पर भी फेंक दिया जाता है, वो रिसाइकल नहीं होता। इसका अंदाजा इस रिपोर्ट से लगाइए कि 2021 में प्लास्टिक की वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन 391 मिलियन मेट्रिक टन थी। इसमें हर साल 4% की बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम यूज करने के बाद रिसाइकल किए प्लास्टिक की बात करें तो यूएनओ के वातावरणीय प्रोग्राम यूएनईपी की एक रिपोर्ट के हिसाब से ये अंदाजा लगाया गया है कि वर्ल्ड वाइड अब तक पैदा होने वाले सारे प्लास्टिक का कुल मिलाकर सिर्फ 9% हिस्सा ही रिसाइकल किया गया है। इसके अलावा वो सारा प्लास्टिक जो अब यूज करने लायक नहीं बचा है वो नदी नालों में बहता हुआ पानी के रास्ते समंदर में जा मिलता है, जहाँ पर वो हमेशा के लिए या तो समंदर की तह में चला जाता है या मैक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होकर पानी के जानवरों के लिए भी खतरा बन जाता है। दोस्तों, ये है प्लास्टिक की शॉर्ट लाइफ स्टोरी जो वीडियो के पहले आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कचरे का ढेर समंदर में ही मौजूद है। इसको हम कचरे का बहुत बड़ा टापू या गार्बेज आइलैंड भी कह सकते हैं। इस कचरे के ढेर के बनने की वजह हमारा फेंका हुआ यही प्लास्टिक है। ये कचरे का ढेर इतना ज्यादा बड़ा है कि फ्रांस जैसे 3 देश इसमें पूरे समा सकते हैं। एक अंदाजे के हिसाब से ये 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। मतलब पाकिस्तान जैसे 2 देशों के बराबर है ये कचरे का ढेर। इसे ग्रेट पैसिफिक पैच भी कहा जाता है। इस कचरे के ढेर में प्लास्टिक, शीशा, कागज, रबर और बहुत सी धातुएं और दुनिया भर का कचरा शामिल है। इसमें इतना ज्यादा कचरा भरा हुआ है कि ये नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी दरिया किनारे से लेकर जापान तक पूरे पानी पर फैला हुआ है। इसका एक सिरा जापान के करीब है और दूसरा सिरा अमेरिका के हवाई और कैलिफोर्निया के करीब तक फैला हुआ है। कचरे के ये दोनों सिरे उत्तरी पैसिफिक ओशन के सब ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से जुड़े हुए हैं, जो हवाई से कुछ 100 किलोमीटर उत्तर की तरफ मौजूद है। ये कन्वर्जेंस जोन असल में वो जगह है जहाँ दक्षिणी पैसिफिक ओशन का गर्म पानी आर्कटिक ओशन के ठंडे पानी से मिलता है। आर्कटिक ओशन दुनिया के सबसे ऊपरी हिस्से या उत्तरी हिस्से का समंदर है। इसे आर्कटिक सर्कल भी कहा जाता है। ये कन्वर्जेंस जोन एक हाईवे या रास्ते की तरह काम करता है जो इस पूरे कचरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है। इस पूरे कचरे के सिर्फ बीच के हिस्से की वजन की अगर बात की जाए तो सिर्फ इसी में प्लास्टिक की मात्रा 80,000 टन के लगभग है। 80,000 टन कितना होता है पता है? 500 जंबो जेट्स एरोप्लेन के बराबर वजन है ये। लेकिन ये वजन भी सिर्फ बीच के हिस्से के प्लास्टिक का है। अगर इस ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के पूरे हिस्से की बात की जाए
तो इसका वजन 2-3 गुना और ज्यादा हो सकता है। कचरे के इस ढेर पर की गई रिसर्च में ये अंदाजा लगाया गया है कि इसके अंदर कुल 1.8 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े तैर रहे हैं। यानी इस दुनिया में जितने भी इंसान फिलहाल मौजूद है, हर इंसान को अगर ये बांटे जाए तो हर एक के हाथ में प्लास्टिक के 250 टुकड़े आ जाएंगे। लेकिन ये अंदाजा भी सिर्फ बीच वाले हिस्से का ही है। अगर पूरे कचरे की बात की जाए तो प्लास्टिक के इन टुकड़ों की तादाद इससे 2 गुना भी हो सकती है। इसकी एग्जैक्ट तादाद बताना मुमकिन ही नहीं, क्योंकि एक तो ये कचरा इतने लंबे चौड़े इलाके पर फैला हुआ है जिसका माप निकालना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा ये पूरा कचरा समंदर की सतह पर तैर भी नहीं रहा। जो कचरा वजन में भारी होता है वो समंदर की सतह के नीचे या उसकी तह में जा चुका होता है, जिस वजह से इस भंवर या इस ढेर का एकदम सही अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है। अब ये कैसे मुमकिन है कि सारी दुनिया का कचरा एक ही जगह पर जमा हो गया? अच्छा चलो, अगर ये एक जगह पहुंच भी गया तो वहीं पर क्यों रुक गया? वहां से तैरकर आगे भी तो निकल सकता था। इतना सारा कचरा एक ही जगह पर क्यों इकट्ठा हो रहा है? तो इसकी वजह है सब ट्रॉपिकल गायर। ये गायर क्या होता है? समंदर के पानी के गोल चक्कर में घूमने को गायर कहते हैं। ठीक जैसे कोई टॉर्नेडो गोल पावर में घूमता रहता है, वैसे ही पानी के गोल पावर को सब ट्रॉपिकल गायर कहा जाता है। दोस्तों, नॉर्थ पैसिफिक सब ट्रॉपिकल गायर 20 मिलियन 2 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में घड़ी की तरह घूमने वाली 4 तारों से बनता है। इन 4 गोलाकार में बहने वाली धाराओं में कैलिफोर्निया करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कुरोशियो करंट और नॉर्थ पैसिफिक करंट की 4 धाराएं शामिल है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि गोलाकार में बहने वाला ये पानी कैलिफोर्निया करंट से नॉर्थ इक्वेटोरियल की तरफ, वहां से कुरोशियो करंट और फिर वहां से नॉर्थ पैसिफिक करंट से होता हुआ वापस गोलाकार में घूमता रहता है। अब इन धाराओं के बीच में जब कचरा दाखिल होता है तो ये कचरा इसी गोल चक्कर में एक भंवर की तरह घूमता रहता है। पानी के इस भंवर का एक केंद्र होता है, इसे सेंटर पॉइंट कहा जाता है, जो बड़ी शांति से बड़े गोलाकार में घूमता रहता है। गायर की यही भंवरनुमा मूवमेंट सारे कचरे को इसके केंद्र की तरफ खींचती रहती है, जहां पर यह फंस जाता है और पानी के साथ कचरा भी गोल गोल घूमता रहता है। इसे एक एग्जाम्पल से यूं समझिए कि आप कैलिफोर्निया के दरिया किनारे पर खड़े हैं। आपके पास एक प्लास्टिक की बोतल है जिसे आपने समंदर में फेंक दी है। अब कैलिफोर्निया के दरिया किनारे पर मौजूद कैलिफोर्निया करंट आपकी फेंकी हुई बोतल को दक्षिण में मैक्सिको की तरफ ले जाएगी। वहां से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से होते हुए जापान के दरिया किनारे पर पहुंचकर वहां के कुरोशियो करंट से होते हुए अपना सफर जारी रखेगी और आखिर में ये बोतल पैसिफिक करंट की तरफ आगे बढ़कर पूर्व की तरफ चलती रहती है, जहां पूर्व और पश्चिम के बीच में मौजूद एक भंवर में ये बोतल फंस जाएगी और फिर हमेशा के लिए इसी हिस्से में समंदर की इसी सतह पर तैरती रहेगी जब तक ये मैक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट नहीं हो जाती। और एक बात ये कि यहाँ पर जितना भी प्लास्टिक जमा होता है वो नीचे समंदर की तह में नहीं जाता, बल्कि धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ये प्लास्टिक धीरे धीरे माइक्रो प्लास्टिक में बदल जाता है। ये माइक्रो प्लास्टिक इतने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कि इंसानी आँख से इनको देखा भी नहीं जा सकता। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच के ये माइक्रो प्लास्टिक समंदर के पानी को बहुत खराब कर देते हैं। ये पानी साफ शफाफ नहीं रहता, ऊपर से देखने पर भी ये बहुत गंदा दिखाई देता है। अभी तक ये सिर्फ उसी कचरे की हम बात कर रहे हैं जो समंदर की सतह के ऊपर मौजूद है, जबकि इसके अलावा इस कचरे की बहुत बड़ी मात्रा ऐसी है जो समंदर की तह में मौजूद है। समंदर और मौसम विभाग के एक्सपर्ट के रिसर्च से ये बात पता चली है कि तकरीबन 70% समंदरी कचरा तो वैसे भी समंदर की तह में डूब जाता है। इस कचरे के ढेर का सबसे पहले पता लगाया था कैप्टन चार्ल्स मूरे नाम के शख्स ने 1997 के अंदर। साल 1997 में कैप्टन चार्ल्स मूरे एक रेसिंग बोट के कप्तान बने हुए थे। इसी रेस के बाद वो हवाई से कैलिफोर्निया जा रहे थे, तभी उन्होंने ये कचरे का ढेर देखा था। समंदर के अंदर इस प्लास्टिक का 80% हिस्सा जमीन से ही आता है
बाकी का 20% समंदर की बोट्स और दूसरी जगहों से यहाँ पर पहुँचता है। 2018 की एक स्टडी से पता चलता है कि सिंथेटिक फिशिंग नेट्स यानी वो जाल जो मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो आखिर में इसी समंदर में इसी कचरे के ढेर का हिस्सा बन जाते हैं। और पैसिफिक ओशन में मौजूद कचरे में तकरीबन ऐसे मछलियों के जाले बहुत ज्यादा मात्रा में भरे पड़े हैं। इसके अलावा दुनिया भर में फेंका जाने वाला प्लास्टिक भी नदी नालों से होता हुआ समंदर में ही आ गिरता है। और जब ये प्लास्टिक समंदर में पहुंचता है तो सूरज की रोशनी और समंदर के पानी की वजह से ये प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। इस प्रक्रिया को फोटो डिग्रेडेशन के नाम से जाना जाता है। प्लास्टिक के ये छोटे छोटे टुकड़े समंदर के जानवरों के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। लॉगरहेड समंदरी कछुए अक्सर प्लास्टिक की थैलियों को जेली समझकर खाने की कोशिश करते हैं। अल्बाट्रोसेस नाम के परिंदे प्लास्टिक के इन छोटे छोटे टुकड़ों को मछली के अंडे समझकर खा लेते हैं, जिससे इनका पेट फट जाता है और ये तड़प तड़प कर पेट दर्द से मारे जाते हैं। इसके अलावा ये मछुआरे अपने फिशिंग नेट्स जो समंदर में यूं ही छोड़ देते हैं, उसमें फंसकर भी सैकड़ों जानवर मारे जाते हैं। समंदर का ये कचरा पानी के फूड वेब को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी कचरे की वजह से सूरज की रोशनी समंदर के अंदर नहीं पहुंच पाती, जिससे मछलियों की खुराक यानी जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन नाम के पौधे सही से उग नहीं पाते। यानी समंदर के जीव की खुराक भी प्लास्टिक की वजह से कम होती जा रही है। इनडायरेक्टली हम बात करें तो जब मछलियों को ही खाना नहीं मिलेगा तो फिर इंसान को भी मछलियां खाने को कहां से मिलेगी। इसकी वजह से मछलियों की कीमतें भी आगे जाकर बढ़ सकती है। ये कचरा बहुत बड़े समंदरी इलाके में फैला होने की वजह से कोई एक देश इसको साफ करवाने के लिए आगे नहीं आ रहा। बहुत से लोग तो कहते हैं कि अगर कोई देश अकेला इस कचरे को साफ करने का मिशन हाथ में लेता है तो सिर्फ सफाई के खर्चे से ही उसकी इकोनॉमी ढह जाएगी। ये इतना ज्यादा कचरा है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन क्लीन अप नाम की एक संस्था इस कचरे को साफ करने की कोशिश कर रही है। बहुत सा माइक्रोप्लास्टिक छोटे छोटे समंदरी जानवरों जैसा ही होता है, इसलिए कचरे को उठाने के लिए बनाए गए जाल कचरे के साथ साथ जानवरों को भी अपने साथ पकड़ लाते हैं। नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन मरीन के एक डेब्रिस प्रोग्राम ने यह अंदाजा लगाया है कि उत्तरी पैसिफिक ओशन के 1% से भी कम हिस्से को साफ करने के लिए एक साल में 67 बड़े समुद्री जहाजों की मदद जरूरी होगी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कचरा कितना ज्यादा है और इसे पूरा साफ करने में कितने साल और लग सकते हैं। लेकिन कचरा साफ करने से पहले हमें कचरा फैलाने का काम बंद करना होगा। हमें डिस्पोजेबल प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना चाहिए और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा करना होगा, वरना चाहे जितना भी साफ कर लो पानी में कचरा कम नहीं होने वाला। और एक इंसान होने के नाते ये बात तो मैं 100% कह सकता हूँ कि हम लोग कभी नहीं सुधरने वाले और ना ही ये कचरा कभी साफ होगा, बल्कि हमारी आदतों के हिसाब से ये बढ़ता ही जाने वाला है।